अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जब न्यूक्लियाई इंटरेक्ट करता है, ठीक है, किसी और जो है वो न्यूक्लियाई के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो या कंबाइन हो तो इस रिएक्शन को भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियाई स्प्लिट हो इनटू कंपैरेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई, इसको भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हर वो रिएक्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, चाहे वो न्यूक्लियस अपने आप को स्प्लिट करे या फ्यूज हो, दोनों रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का रिलीज हो और उसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो, इसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a process in which atomic nuclei interact resulting in a change in the nucleus। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियर इंटरेक्ट करें और उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है, these changes can occur through fission, fusion और रेडियोएक्टिव डिके। तो इसके अंदर जो चेंज आता है न्यूक्लियस में वो किसकी वजह से आता है? फिजन की वजह से, फ्यूजन की वजह से और रेडियोएक्टिव डिके की वजह से। और फिर these reactions often involve the release or absorption of energy due to changes in nuclear binding energy। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? या तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, और क्यों होती है? ड्यू टू चेंजेस इन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम देखें तो जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम इस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम इसकी जनरल जो फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जाती है कि एक बम्बार्डिंग पार्टिकल है, इसे मैं लेट से कह देता हूँ ए, और ये जब इंटरेक्ट करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, टारगेट न्यूक्लियस है एक्स, तो फिर क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है, ये एक्स बन जाता है वाई, और वाई क्या है? रिजल्टिंग न्यूक्लियस है, प्लस जो भी रिजल्टिंग पार्टिकल है या आउटगोइंग पार्टिकल है वो है P। अगर मैं इसको मेंशन कर दूं यहाँ पर कि ये सब चीजें क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए है ये है बम्बार्डिंग पार्टिकल, बम्बार्डिंग पार्टिकल। और जो एक्स है वो क्या है? वो है टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस। फिर वाई क्या है? तो वाई है रिजल्टिंग न्यूक्लियस, रिजल्टिंग न्यूक्लियस। और प्लस बी क्या है? तो बी आपके पास है आउटगोइंग पार्टिकल, जो कि इसमें क्या होगा? फॉर्म होगा आउटगोइंग पार्टिकल। तो ये तो एक जनरल फॉर्म है कि जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा आपको जनरली इस तरह का जो है वो रिएक्शन मिलेगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल्स को अगर हम कोट करें तो हम एग्जांपल्स के अंदर लिख सकते हैं कि हीलियम है, लेट से मैं कहता हूँ हीलियम है, और वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, और वो टारगेट न्यूक्लियस है नाइट्रोजन 7 and 14। अब जब ये न्यूक्लियस के साथ हीलियम इंटरेक्ट करता है तो बनता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन 8O17 प्लस 1H1 प्लस Q। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखा वो बिल्कुल इसी तरह से है कि ये आपके पास है बम्बार्डिंग पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद टारगेट न्यूक्लियस कौन है? वो है नाइट्रोजन। रिजल्टिंग न्यूक्लियस कौन है? वो है ऑक्सीजन। और आउटगोइंग पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन या हाइड्रोजन, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर क्यू पॉजिटिव है तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि क्यू इज पॉजिटिव। तो क्यू अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी या एमिट आउट होगी, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
थर्मिक रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर जो Q है वो पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो होगी वो लिबरेट होगी। और दूसरा, इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q क्या हो, नेगेटिव हो, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपको पता चलेगी कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, डिपेंड करेगा कि किसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है और किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा, अगर इसी को एक और एग्जांपल के अंदर देखा जाए, और वो एग्जांपल ये है कि अगर एक न्यूट्रॉन है, वो जाके टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे, न्यूट्रॉन जाके इंटरेक्ट करे टारगेट न्यूक्लियस के साथ, 7n14, 7n14, और ये जाके फॉर्म हो जाए किसमें, कार्बन 3614 आइसोटॉप है, प्लस हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप देख लें कि इसके अंदर क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन जाकर इंटरेक्ट हुआ नाइट्रोजन के साथ, और उस नाइट्रोजन को उसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रेडियो कार्बन, इसे रेडियो आइसोटॉप कहते हैं, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल इसकी ले लें, और वो एग्जांपल है कि अगर ड्यूट्रियम को टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए, 1H2 प्लस Mn और 2555, ठीक है, और ये जाकर कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, Fe2656, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी इसके अंदर रिलीज होगी। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि एग्जांपल के तौर पे आपको दी गई। बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से कोई टारगेट न्यूक्लियस जाके, टारगेट न्यूक्लियस को अगर आप इंटरेक्ट करवाते हैं किसी भी बम्बार्डिंग पार्टिकल के साथ, तो वो बम्बार्डिंग पार्टिकल उस न्यूक्लियस को ट्रांसम्यूट कर देता है एक नए पार्टिकल्स के अंदर या नए एलिमेंट में, और साथ में बम्बार्डिंग पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल रिलीज होता है, और क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको बताती है कि रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इस तरह के जितने भी रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं जो कि ओबे होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज का ओबे होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम कोई भी रिएक्शन पढ़ नहीं सकते। जिनमें सबसे पहला जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं, या कंजर्वेशन है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब आप जानते हैं कि मास और एनर्जी की कन्वर्जन होना मस्ट है। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो ऑब्वियसली मास भी कंजर्व्ड होगा। ये नहीं हो सकता कि मास कंजर्व्ड हो और एनर्जी ना हो, या एनर्जी कंजर्व्ड हो मास ना हो, ये नहीं हो सकता। एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सेम उसी तरह मास एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो एटॉमिक मास बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह से these reaction obey conservation of momentum, law of conservation of momentum। तो ये मोमेंटम की भी कंजर्वेशन इसके अंदर होगी। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जो चार्ज नंबर है वो भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से ये कंजर्वेशन लॉज हर तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होंगे, ऑब्जर्व होंगे, ओबे होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।